हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर JKSSB पटवारी। ऑलरेडी जो है फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो MCQ सेशन हम जल्दी ही लाने जा रहे हैं आपके लिए। फिजिक्स के सेशन के लिए केमिस्ट्री के सेशन हमने स्टार्ट किए है। ऑलरेडी 3-4 क्लासेज जो है केमिस्ट्री के पार्ट की ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज का टॉपिक जो है बात करेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, केमिकल इक्वेशंस किसे कहेंगे। तो गुजारिश करें, अगर अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, JKSSB पटवारी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन समझें किसको कहेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपके पास वो प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस ऐसा जिसमें एटम्स किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक नया जो है सब्सटेंस है वो क्रिएट हो जाए। समझिए, हमने पढ़ा है कि आपके पास कोई भी मैटर हमारे पास है, मैटर की लास्ट क्लास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैटर जो है, जो भी दुनिया में, जो यूनिवर्स में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो किसका बना है? सर, मैटर का बना है। मैटर खुद जो है किसका बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। ठीक है जी। तो मैटर जो है एटम्स का बना हुआ है। जब आपके पास किसी सब्सटेंस के जो एटम्स हैं, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के एटम्स जो हैं रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक नया प्रोडक्ट, एक नया सब्सटेंस आपके पास बन के आता है, तो इस प्रोसेस को आप जो है केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस इन विच द एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस, और सब्सटेंसेस जो हैं ये रीअरेंज हो रहे हैं। जो एटम्स हैं ये एटम्स क्या कर रहे हैं? सर, ये रीअरेंज हो रहे हैं, रीअरेंजमेंट हो रही है इन एटम्स की। एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस और द सब्सटेंसेस रीअरेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक नया सब्सटेंस जो है वो बन के आ रहा है। उस प्रोसेस को आप जो है केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और केमिकल रिएक्शन को जो है हम केमिकल इक्वेशन के माध्यम से जो है एक्सप्रेस करते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है विद अनदर सब्सटेंस, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस ए सब्सटेंस है, ये किसी दूसरी सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, या ए सब्सटेंस आपस अपने साथ ही जो है वो रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास एक नया सब्सटेंस वो बन के आ रहा है। एक सब्सटेंस बन के आ रहा है या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपके पास बन के आ रहे हैं। समझिए बात को। अगर आपके पास एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास है, ए अगर दूसरे सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, या ए अगर अपने आप के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, ए अगर ए के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास नया प्रोडक्ट, एक सब्सटेंस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपके पास बन के आ रहे हैं। तो इस वाले सारे के सारे प्रोसेस को, जो ये खेल हो रहा है, इस खेल को आप जो है केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। तो केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा प्रोसेस आ रहा है, एक ऐसा तरीका आ रहा है कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है विद अनदर सब्सटेंस और अनी सब्सटेंस रिएक्ट्स इटसेल्फ, आप अपने साथ ही रिएक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से एंड फॉर्म से न्यू सब्सटेंसेस, इस एक्टिविटी को, ये जो ड्रामा हो रहा है, ये जो खेल हो रहा है, इसको आप नाम दे देंगे केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल से अगर आप क्लियर करें कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या हमारे पास सर हाइड्रोजन है। ठीक है जी, हमारे पास हाइड्रोजन के साथ सर हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन था सर, हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन था। हमने इन दोनों को क्या कर दी सर? इनको हमने गर्म कर दिया, हीट दे दी, इनको हमने बर्न कर दिया। तो इसकी वजह से हमारे पास एक नई चीज़ पैदा हो गई, जिसे आपने वाटर कह दिया। क्या कह दिया सर? वाटर हमारे पास बन के आ गया। हमारे पास हाइड्रोजन था, आपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया काम? हाइड्रोजन को आपने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया। अगर आपने हाइड्रोजन को कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास जो यहाँ पर ये आपके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये आपके पास एक रिएक्टेंट आ रहा है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, इसको आपने, इन दोनों को आपने बर्न कर दिया, इस मिक्सचर को आपने बर्न कर दिया, तो आपके पास एक नई चीज़ जिसे आप वाटर कह रहे हैं, ये आपके पास बन के आ रही है। तो इस वाले सारे खेल को आप जो है केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें आपके पास कुछ सब्सटेंसेस आपस में या आप दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक नया प्रोडक्ट, नई चीज़, नई सब्सटेंस बन के आती है। इसको आप जो कहेंगे, इसको आप केमिकल रिएक्शन कहेंगे। या ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में अगर देखा जाए, जो एटम्स हैं उनमें क्या होती है सर? उनमें स्प्लिटिंग का बॉन्ड्स हो जाती है। कुछ एटम्स की बॉन्ड जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो एटम्स आपस में बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं, तो कुछ एटम्स में स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है, और कहीं पर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सम अदर बॉन्ड्स जो हैं वो बन के देखने को मिलते हैं आपको। कहीं पर आपके पास स्प्लिट हो जाएंगे बॉन्ड्स, कहीं पर टूट जाएंगे, कहीं पर बॉन्ड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास नए प्रोडक्ट्स, नई सब्सटेंस बन के आ जाएंगे। इस खेल को आप जो है केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स, या स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड्स के साथ साथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ सम अदर बॉन्ड्स अमंग द एटम्स। इसकी वजह से जब आपके पास बॉन्ड स्प्लिट हो रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो जनरली आपके पास केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही है, तो इसमें आपके पास केमिकल एनर्जी, जो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म आपके पास मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर, लाइट के तौर पर, हीट के तौर पर आपको देखने को मिल सकती है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है। समझ आई?
बात कही हमने, सिंपल बात, कुछ भी नहीं है सर। रिएक्टेंट आपके पास कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, इस खेल को आपने केमिकल रिएक्शन का नाम दे दिया। केमिकल रिएक्शन में जो है जनरली आपके पास एटम्स की जो बॉन्ड्स हैं वो स्प्लिट होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो इस टूटने में, इस बनने में आपके पास जनरली केमिकल रिएक्शन में जो है वो आपके पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जो आपको देखने को मिलेगी इन्वॉल्व होती है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो है वो आप पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। चलिए जी, गुजारिश करते जाएंगे साथ साथ कि आप जो है साथ साथ वीडियो को जो है लाइक शेयर जो है करते रहें। आप पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। केमिकल इक्वेशन जो है बेसिकली आपके पास सबसे आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको दर्शा सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन को आपने एक्सप्रेस करना है, इसको आपने दर्शाना है, इसको आपने दिखाना है, तो इसको दर्शाने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है आपके पास जो है सबसे बेहतर तरीका वो केमिकल इक्वेशंस का आ रहा है। तो कहेंगे केमिकल इक्वेशन बेसिकली आपके पास एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की या केमिकल कंपाउंड्स की जो आपके पास केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल रहे हैं। वी टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, किनकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो आपके पास केमिकल इक्वेशन में हम आपके पास जो भी आपके पास कंपाउंड हो, जो भी एलिमेंट्स हो जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको हम दर्शाते हैं, उनको दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर केमिकल सिंबल्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास केमिकल इक्वेशन क्या है। सर केमिकल इक्वेशन आपके पास शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है उन कंपाउंड्स की, उन एलिमेंट्स की जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। किनके माध्यम से? सर हम उन्हें केमिकल सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है हमारे पास, इसको हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन अगर हम बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास एक नई चीज़ पैदा हो रही है जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। तो ये जो आपने दर्शा दिया, इस तरह की जो आपके पास रिएक्शन को इस तरह से जब आपने पेश कर दिया, इसे आप केमिकल इक्वेशन कहेंगे। कि आपके पास कार्बन था, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, आपने कार्बन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ गया। तो यहाँ पर जो ये इन्वॉल्व हो रहे हैं इन्हें आप रिएक्टेंट्स कह रहे हैं, रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होकर क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस खेल को आप जो है पूरे केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के माध्यम से जो है वो दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है, अगर मैग्नीशियम को आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास जो है प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आ रहा है। तो ये जो है ये सारे क्या कहलाएंगे? इन सब को हम जो है केमिकल इक्वेशंस कहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या है? सर ये सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है आपके केमिकल रिएक्शंस की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं कि Mg है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है MgO2 जो है हमारे पास MgO जो है ये बन के आ रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? इसको आप इस रिएक्शन को आप जो है ये जो है इस तरह के खेल को आप केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो समझ गए कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे आसान तरीका आपके पास बन के आ रहा है। आप देखिए वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन में जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फाइनल आपके पास रिजल्ट बन रहा है, उसको बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें जो आपस में केमिकल चेंज जिनमें हो रही है, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप रिएक्टेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कार्बन है, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपने ले लिया कि कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ गया। तो ये जो है ये दोनों, इन दोनों को वो जो आप इस केमिकल रिएक्शन में जो है चेंज हो रहे हैं, जो टेक पार्ट कर रहे हैं चेंज में, उन्हें आप रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बन के आ जाएगा उसे आप प्रोडक्ट कहेंगे। तो आपके पास जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें आपके पास रिएक्टेंट्स देखने को मिलेंगे, उसमें आपके पास प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो है ये रिएक्ट कर रहे हैं ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएं। अब देखिए जो ये केमिकल इक्वेशन है इसको हम दर्शा रहे हैं कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक एरो की माध्यम से दर्शा रहे हैं। एरो हमेशा हेड किसकी तरफ होता है? हमेशा इसका हेड जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ होता है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, आपके पास जो भी इसका रिएक्शन का आपके पास जो भी इक्वेशन होगी, जो भी रिएक्शन हो रही है, इस इक्वेशन उसको आप इक्वेशन के माध्यम से दर्शा रहे हैं। और इस इक्वेशन में आपके पास एरो दिखाई दे रहा है, एरो का हेड जिसकी तरफ होगा वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन रिएक्शन दिखाएगा, और जिसकी तरफ ये हेड होगा वो आपके पास प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है जी,
अब देखिए जो आपके पास लेफ्ट साइड में जनरली लिखे जाते हैं वो आपके पास रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। जनरली राइट साइड में जो आप लिखते हैं प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एक से ज़्यादा जो रिएक्टेंट रिएक्ट करें उनको हम सिंबल प्लस के साथ जो है ऐड करते हैं। अगर प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट एक है, दूसरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बी है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास सी प्लस डी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स को भी जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो प्लस के माध्यम से जो है उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में जो है ये इसका लेखा जोखा इतना है कि रिएक्शन अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपके साथ प्रोडक्ट बन रहे हैं। इस तरह की जो है ये चीज़ें आपने केमिकल इक्वेशन में याद रख लेनी है। अब देखिए केमिकल इक्वेशंस आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस कुछ आ रही हैं, जैसे आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो गई। थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे आप? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब देखिए एक ऐसी केमिकल रिएक्शन अगर आपके पास हो रही है, ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उस केमिकल रिएक्शन को आप केमिकल इक्वेशन के माध्यम से पेश करते हैं, दर्शाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप केमिकल इक्वेशन जब एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके साथ साथ जो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है उसको भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको भी आप दर्शा रहे हैं अलॉन्ग विद द जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ साथ जो भी आपके पास हीट पैदा चेंज हो रही है, जो हीट इन्वॉल्व हो रही है इसमें, जो हीट एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो रही है उसको भी आप दर्शा रहे हैं अगर आप केमिकल इक्वेशन में, तो उस तरह केमिकल इक्वेशन आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएंगे। तो कहेंगे कि द केमिकल इक्वेशन इन विच द चेंज इन द हीट एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद द कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। आपके पास जो जनरल थर्मोकेमिकल आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनके साथ साथ अगर आप जो हीट एनर्जी इसमें इन्वॉल्व हो रही है उसको भी आप दर्शा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब देखिए आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं या तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या तो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए हीट यहाँ से ही हमको देनी पड़ती है, या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, या तो ऐसा होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से हीट पैदा होती है, या तो हीट जो है या तो हीट रिलीज होती है एक रिएक्शन में, या तो हीट जो है ये एब्जॉर्ब होती है। समझिए आपके पास फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, इनको रिएक्ट करने के लिए या तो हीट आपको यहाँ से ही देनी पड़ेगी ताकि आपके प्रोडक्ट सी बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ए और बी आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास सी बन रहा है और सी के साथ जो है हीट भी आपको मिल रही है। अगर आपके पास रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और इसके साथ प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट साथ साथ आपको हीट मिल रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को आप जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए यहाँ से ही आपको हीट देनी पड़ती है, अगर हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो इस तरह की रिएक्शन को आप जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। समझिए दो तरह की रिएक्शन आ रही हैं आपके पास, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गई, दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन आ गई। केमिकल रिएक्शंस क्या हैं सर? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही है कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसके साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज होने के साथ साथ आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए यहाँ से हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपके पास कंसेप्ट जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन का आ रहा है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो आपके पास हीट रिलीज होगी उसको आप प्रोडक्ट साइन में प्लस साइन के साथ साइन कर दर्शाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास सी पैदा हो रहा है, इसके साथ साथ आपके पास हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, तो उस हीट एनर्जी का प्लस फॉर एग्जाम्पल 5 जूल किलो कैलोरी की हीट जो है फॉर एग्जाम्पल निकल रही है, तो आप प्लस साइन से इसको दर्शाएंगे। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी को रिएक्ट करने के लिए हीट यहाँ से ही देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, तो हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो आप प्रोडक्ट साइड में जो है निगेटिव साइन से हीट दर्शाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 किलो कैलोरी की हीट जो है इसको एब्जॉर्ब होगी तो आप इस तरह से दर्शाएंगे। बात समझ गए? क्या समझे बात? अगर आप हीट रिलीज हो रही है तो प्रोडक्ट साइन में प्लस साइन से दर्शा देंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो माइनस साइन से जो है वो दर्शा देंगे। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फिलहाल इतना तो हो गया होगा क्लियर कि रिएक्शन जनरली आपके पास दो तरह की आ रही हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आ रही हैं, दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आ रही हैं। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिनमें रिएक्टेंट्स को यहाँ से ही हीट देनी पड़ती है, सर रिएक्शन के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस आ रही हैं जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। सर रिलीज हो रही है तो उसको हम जो प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव प्लस के साथ जो है उसको दर्शाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये आपके पास कंबाइन हो रहे हैं, आपके पास जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये आपके पास अमोनिया देंगे। क्या देंगे?
अमोनिया देंगे, इसके साथ साथ जो है हीट जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये एग्जांपल आ जाएगी आपकी किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। नाइट्रोजन अगर आपके पास है, नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो रिजल्ट में आपके पास जो है अमोनिया बन के आ जाता है। इसके साथ साथ आपके पास कंसेप्ट जो है अमोनिया बनने के साथ साथ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह की रिएक्शन को आपको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर N2 आप नाइट्रोजन को लिखते हैं इस तरह से, अगर आप हाइड्रोजन लिखेंगे तो हाइड्रोजन को आप इस तरह से 3 टाइम्स H2 लिख रहे हैं तो आपके पास क्या बन के आ रहा है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो आपके पास अमोनिया बन के आ रहा है। अमोनिया क्या है सर, NH3 है। इसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 22.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट जो है ये रिलीज हो जाती है। समझिए बात को, अगर नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है आपके पास हाइड्रोजन के साथ, एक तो आपके पास अमोनिया बन के आ रहा है और अप्रॉक्सीमेटली रिएक्शन में आपके पास 22.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे सर, इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। दूसरे इसके बरके जो हमने कहा था कि अगर आपके पास रिएक्टेंट उसको रिएक्ट करने के लिए यहाँ से ही हीट देनी पड़ती है सर, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसको आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप कंबाइन कराना चाहेंगे ताकि आप जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएं तो इसके लिए आपको हीट यहाँ से ही देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन है, अगर ऑक्सीजन के साथ आप कंबाइन करना चाहें ताकि आपके पास जो कंसेप्ट है किसका बन के आ जाए, नाइट्रिक ऑक्साइड बन के आ जाए, 2 टाइम्स NO आपके पास बन के आ जाए। इस रिएक्शन में आपको यहाँ से ही हीट देनी पड़ती है सर। इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है अप्रॉक्सीमेटली 43.6 कैलोरी की हीट, 43.6 किलो कैलोरी की हीट आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसको कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ से ही हीट देनी पड़ती है सर, इसको यहाँ से ही हीट देनी पड़ेगी तब ये मुमकिन हो जाए कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके पास बन के आ जाए। जब यहाँ से हीट देनी पड़ी अप्रॉक्सीमेटली 43.6 कैलोरी की हीट यहाँ से ही देनी पड़ी तो आप जो है माइनस साइन इसको दर्शा रहे हैं प्रोडक्ट साइन में, तो इससे मतलब ये हो गया कि आपके पास ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में दी होगी, सीधे अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखेंगे माइनस में आपकी हीट दे रही है तो आप बोलेंगे सर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपके पास प्लस में दी गई है हीट, कुछ रिएक्शन हो रही है यहाँ से इस तरह से A प्लस B कंबाइन हो रहे हैं, सी दे रही है प्लस हीट कुछ आ रही है तो आप बोल देंगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इतना जो है आप याद रख लेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, किस तरह से इनको हम आप देख लेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से ये सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है कि आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। अगले टाइप जो केमिकल इक्वेशन का आ रहा है वो सर आपके पास है आयोनिक इक्वेशंस। आयोनिक इक्वेशंस, अगर आपके पास केमिकल इक्वेशंस इस तरह से हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एक्चुअल एटम्स और आयोन जो हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है इन द रियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, उन्हें आप आयोनिक इक्वेशंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जिंक है, जिंक अगर आपके पास रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपके पास प्रोडक्ट में जो है इस तरह से आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जिंक है, जिंक कंबाइन हो रहा है किसके पास, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर जो है आपके पास कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलता है ZnSO4 प्लस H2। जनरली होता क्या है यहाँ पे Zn प्लस H2 H पॉजिटिव जो है ये जो है कंबाइन हो रहे हैं, जो हाइड्रोजन आयन है ये कंबाइन हो रहे हैं। आपके पास जिंक का आयन बन रहा है, जो आपके पास जनरली जिंक का आयन बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आपके पास बन रहा है और आपके साथ यहाँ पर H2 जो है आपको मिल रहा है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास जो एटम्स जो आयोन्स हैं उनको एग्जिबिट किया जाता है इन द रियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, उन्हें आप आयोनिक इक्वेशंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप आयोनिक इक्वेशन देख रहे हैं कि जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं, इसको आप इस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपके पास जिंक है H2SO4 के साथ मिल रहा है ZnSO4 और आपके पास H2 मिल रहा है। जनरली इस तरह से ये अगर आप दर्शा रहे हैं कि जिंक अगर हाइड्रोजन आयन के साथ मिल रहा है तो जिंक आयन आपके पास बन रहा है और हाइड्रोजन आपको मिल रहा है, तो इस तरह की इक्वेशन जो है ये आयोनिक इक्वेशन कहलाएगी, आयोनिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है जी, तो आप जो है ये याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ साथ अगर जिंक प्लस कॉपर का आयन जो है अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं, कॉपर के जो आयन है ये रिएक्ट करेंगे, इसके साथ साथ आपको जिंक का आयन मिल जाए और कॉपर जो है आपको इस तरह से मिल जाए, तो ये इक्वेशन भी आपके पास जो है केमिकल इक्वेशन कौन सी है सर, ये इक्वेशन भी आपके पास जो है आयोनिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, आपने थर्मल केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, इसके साथ साथ आयोनिक इक्वेशन पढ़ ली, ये इतना जो है आपके लिए केमिकल इक्वेशन में काफ़ी है। अब एक और कंसेप्ट जो है इक्वेशन में आ रहा है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहें। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट जो है किस पर निर्भर है सर, जो हमने आपके साथ पढ़ा है ऑलरेडी, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं हमारे साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास टोटल मास है एलिमेंट्स का बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रिएक्शन। जो आपके पास रिएक्टेंट्स का टोटल मास आ रहा है वो हमेशा आपके पास टोटल मास जिसका प्रोडक्ट्स का उसके बराबर आना चाहिए। या इस तरह से कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के, they should remain the same before and after the reaction। जो नंबर ऑफ एटम्स आपके केमिकल एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट के जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स इनके बिफोर केमिकल रिएक्शन है और आफ्टर केमिकल रिएक्शन है, उस ये कंसेप्ट जो है कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स बिफोर केमिकल रिएक्शन और आफ्टर केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स के जो हैं वो सेम रहने चाहिए, वो चेंज नहीं होंगे। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको कह रहा है कि मास ऑफ जो आपके पास एलिमेंट्स है बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं आफ्टर, जो आपके पास कंसेप्ट किसका आ रहा है, रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं ये रिएक्टेंट्स, जो टोटल मास है दोनों का जो है सेम रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। इसलिए जो है जनरली हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाती है तो उसको हमने बैलेंस करना पड़ता है, ताकि ये जो आपके पास कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द रिएक्शन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आफ्टर द रिएक्शन जो है वो सेम रहें, इसको प्लेन रखने के लिए, इसको एक ही लाइन में रखने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है इस पर खड़े उतरने के लिए जो है हमें बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एग्जांपल से देखें, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन के आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जिंक है और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 जो है ये अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जिंक सल्फेट बन के आ रहा है, ZnSO4 प्लस आपके पास H2 बन के आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इनको हमने देखना है कि ये बैलेंस्ड है। देखिए नंबर ऑफ एटम्स इसके जिंक के कितने हैं, पहले एक है तो यहाँ भी एक है, H2 के कहाँ दो हैं, यहाँ भी दो हैं, सल्फर के यहाँ पर एक है, सल्फर का यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन के यहाँ पर चार हैं, यहाँ भी चार हैं। तो ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस तरह की केमिकल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इस तरह की केमिकल इक्वेशन को कहेंगे सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के हैं बिफोर द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रिएक्शन जो है ये सेम आ रहे हैं। अगर आपके पास कभी केमिकल इक्वेशन दी जाए जो बैलेंस्ड ना हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बिफोर रिएक्शन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रिएक्शन जो है वो सेम ना हो, तो आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। किस तरह से करेंगे एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके पास जेके एसएसबी क्या है तो सिंपल अगर आपके पास आ जाती है, सिंपल आएंगे केस आएंगे तो बहुत ही सिंपल आएंगे, उसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी जो है सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक केमिकल इक्वेशन दी जाए इस तरह से कि आपके पास Fe दिया हुआ है, इसके कंबाइन कर रहे हैं हम H2O के साथ, ठीक है, आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ये Fe3O4 बन के आ रहा है, और इसके साथ साथ आपके पास जो H2 है ये आपको मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन है सर ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों सर, यहाँ आयरन का कितना है, आयरन का सर यहाँ पर एक है, यहाँ पर तीन लग रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं, हाइड्रोजन चलो मान लिए दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पर चार हैं। तो इस तरह की केमिकल इक्वेशन जो है ये केमिकल इक्वेशन क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो हमने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से आप जो करेंगे, किससे करेंगे इसको, हिट एंड ट्रायल। आप देखेंगे किसके यहाँ कितने हैं उसके कितने हैं, दोनों को बैलेंस करेंगे आपका हो जाएगा काम। लेकिन इसको और आसानी से करने के लिए ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि आप रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, इन दोनों में से वो वाला कंपाउंड चुनिए जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है सबसे ज़्यादा हैं। जैसे इन दोनों में हमने देखा सर सबसे ज़्यादा इसमें किसमें, इस वाले Fe3O4 में सबसे ज़्यादा एटम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इस कंपाउंड में से भी वो वाला एलिमेंट चुनिए जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने Fe3 आपने देखा कि Fe3O4 ये कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा एटम्स इसमें है। अब इस कंपाउंड में से भी सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, आयरन में है या ऑक्सीजन में है, सर ऑक्सीजन में है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से, हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना ऑक्सीजन से। चलिए हम देखते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन की, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे LHS में लेफ्ट हैंड साइड में कितने आ रहे हैं ऑक्सीजन के, सर यहाँ पर एक आ रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में कितने आ रहे हैं, यहाँ पर चार आ रहे हैं। इसका मतलब अगर इस लेफ्ट हैंड साइड में हमने चार बनाने हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई चार से कर देंगे। जब मल्टीप्लाई चार से कर देंगे तो आपके पास केमिकल इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में चार से मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है जी। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट देखिए आपने समझ लिया कि नंबर आप यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं सर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर Fe प्लस 4 टाइम्स H2O आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है जी, समझिए। तो यहाँ जब आपके पास देखेंगे तो आपके पास Fe3O4 प्लस H2 बन के आ जाएगा। ये इक्वेशन जो है ये आपके पास पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपने ऑक्सीजन देख लिया, इसके बाद फार्मूला आप हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं सर, हाइड्रोजन अगर आप LHS में देखेंगे, हाइड्रोजन अगर आप LHS में देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ कितने आ रहे हैं, 4 दूनी 8 आ रहे हैं यहाँ पर। तो RHS में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं सर, 2 आ रहे हैं। अगर RHS में आपने 8 बनाने हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई आपको 4 से करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यही कर देंगे, क्या आप लिख देंगे सर Fe प्लस 4 टाइम्स H2O आपके पास Fe3O4 आ जाएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम्स H2 हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन भी हो गया आपके पास बैलेंस, ऑक्सीजन भी हो गया। अब क्या रह रहा है सर, यहाँ पर सिर्फ आयरन रह रहा है। तो अगर आप आयरन की बात करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे आयरन कितने आ रहे हैं सर, यहाँ पर 1 आ रहे हैं। अगर राइट हैंड साइड में देखेंगे आयरन कितने आ रहे हैं सर, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल केमिकल इक्वेशन की क्या बन के आ जाएगी, 3 टाइम्स Fe प्लस 4 टाइम्स H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 टाइम्स H2। ये भी आपके पास आपके ऑलरेडी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन थी, लेकिन ये जो फाइनल आ रही है ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर आयरन के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यहाँ भी 3 आ रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 आ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन अगर देखें 4 टू 8 आ रहे हैं तो 4 टू 8 आ रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास ये क्या आ रही है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ रही है। इस तरह से हिट एंड ट्रायल से जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। गुजारिश कर रहे हैं ये एक क्लास जो है अच्छे से आपने देखनी है, समझनी है। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।